क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 5 नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोल की बात हो रही है। डे 4 आज का लास्ट डे है। डे 5 की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, डे 4 में ये पूरा हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट नेचुरल गैस की बात कर रहा है। हम लोग ध्यान देगा थोड़ा सा, तो हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज कितने टाइप की हैं। हमने पढ़ा 2 टाइप की हैं, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। फिर हमने देखा था जो एग्जॉस्टेबल है यानी जो ख़त्म हो जाएंगी यूज़ करते करते, उसके अंदर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। कोयला पढ़ा था, पेट्रोल पढ़ा था, नेचुरल गैस पढ़ा था, डीजल पढ़ा था, एटसेट्रा और बहुत कुछ पढ़ा था। उसी प्रकार से कोल के बारे में जो एग्जिस्टेबल रिसोर्स था हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से पेट्रोलियम के बारे में जो एग्जिस्टेबल रिसोर्स था हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट आ रहा है हमारा इस सिलेबस का 8th क्लास का नेचुरल गैस। इसके बारे में भाई ये कैसा एग्जिस्टेबल रिसोर्स है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान देते हैं। हमसे कहता है स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? सबसे पहले इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों भाई? इससे पहले भी फॉसिल फ्यूल आया, कोयला भी आया, पेट्रोल भी आया, वहाँ तो नहीं लिखा कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। यही क्यों लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल क्यों है? इसका कारण है। कारण क्या है कि भाई ठीक है वो भी फॉसिल फ्यूल है, ये भी फॉसिल फ्यूल, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मुझे क्या अच्छा पड़ रहा है, मुझे क्या ईजी पड़ रहा है। तो भाई कोयला पेट्रोल को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है और संभाल के भी लाना पड़ता है, कंटेनर की भी ज़रूरत वगैरह पड़ती है, यानी बार बार खर्चा होता है। नेचुरल गैस में क्या है कि एक बार आप पाइपलाइन बिछा दो, बस एक ही बार खर्चा आता है, और पाइपलाइन बिछा दो तो कन्वीनियंट होता है। पाइपलाइन में से गैस अपने आप डिलीवर्ड होती रहेगी, और मीटर लगा दो, जहाँ जितना यूज़ हुआ वहाँ का उतना बिल आ जाएगा, यानी खर्चा सिर्फ एक ही बार होता है। और इजी टू कैरी अपने आप फ्लो भी कर जाएगी, इसीलिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो इसीलिए लिखा गया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल माना जाता है। बिकॉज क्यों माना जाता है भाई? इट इज़ ईजी, क्योंकि ये आसान है टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करना यानी कि लेना और भेजना। इसको जहाँ से लेंगे, कहाँ से? जहाँ से ये बनती है, जहाँ से निकलती है, जहाँ से इसका सोर्स है, और भेजेंगे कहाँ? जहाँ जहाँ इसका सिंक है। सिंक यानी जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल होगी, तो वहाँ तक इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता, आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, यूज़ किया जाता है, कम खर्चे में काम हो सकता है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। आगे कहता है थ्रू पाइप्स नेचुरल गैस स्टोर्ड एज कंप्रेस नेचुरल गैस। पाइप्स के अंदर ये जो गैस भरी जाती है, पाइप्स के अंदर जब ये गैस फिल्ड की जाती है, ये गैस भरी जाती है, तो इनको कंप्रेस नेचुरल गैस में भरा जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि वहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल ना सिर्फ गैस के होंगे और उसको कंप्रेस कर दिया गया है, यानी कि दबा दिया गया है अंडर हाई प्रेशर। और जब उनको हाई प्रेशर के अंदर दबा दिया जाता है ना, तो उनके ऊपर वेल्व लगा दिए जाते हैं, रेगुलेटर लगा दिए जाते हैं, ताकि उस प्रेशर से वो गैस एकदम से बाहर ना आ पाए। वो रेगुलेटर उस भरी हुई गैस को कंप्रेस करके रखे। तो उससे नेचुरल गैस का जो फॉर्म, नाम तो इसका नेचुरल गैस है, लेकिन हम जो इसकी फॉर्म यूज़ करते हैं उस फॉर्म को CNG बोला जाता है। उस फॉर्म को CNG बोला जाता है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। और ये भरी कब जाती है? अंडर हाई प्रेशर, यानी कि ऐसे ऐसे हमारे सिलेंडर में गैस आती है। हम जो गुब्बारा फूक मार के फुलाते हैं या पिचकारी से भरते हैं, उन सब के अंदर गैस जो है वो हाई प्रेशर से भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र जब भी होता है जब हाई टू लो, कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र अगर होती है तो वो हाई टू लो होती है। तो हम जब गुब्बारे को फुलाते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और गुब्बारे के अंदर खाली होता है, कम होता है। तो हम जोर का प्रेशर लगाते हैं तब गुब्बारा फूलता है। तो वही कह रहा है कि कंप्रेस नेचुरल गैस जो है भरी जाएगी अंडर हाई प्रेशर के। फिर कहता है CNG इज़ यूज फॉर, ठीक है जी, भर भरा की सारी कहानी ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस बिजली को बनाने में नेचुरल गैस का भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ नाउ यूज्ड एज फ्यूल। आज की तारीख में इसको हम फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं भाई।
डोमेस्टिक पर्पज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर में गैस आती है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके अलावा देखा जाए तो अभी तक पेट्रोल जो गाड़ियाँ थी वो पेट्रोल पे चलती थी, लेकिन अब कई गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिनमें पेट्रोल के साथ सीएनजी के सिलेंडर भी फिट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये यूज़ की। तो इट इज़ नाउ यूज एज फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो भी ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल हैं, यानी जैसे ऑटो हो गए, कार वगैरह, इको वगैरह हो गई, और जो गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जा सकती हैं शॉर्ट डिस्टेंस के अराउंड, उनमें ये सब यूज़ किया जा सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब 500-700 किलोमीटर एक बार में, तो उन व्हीकल्स में इनको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। फिर कहता है बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, और दूसरा अच्छा कारण क्यों है, दूसरा इसको इम्पॉर्टेंट क्यों बोला गया है, इसका एक और कारण है क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है। पॉल्यूटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को जलाएं, जैसे हम गैस पे खाना बनाते हैं, जब गैस को जलाया जाता है तो उस गैस से धुआं नहीं निकलता बिल्कुल भी, लेकिन वहीं पर लकड़ी को जलाया जाए कंपैरेटिवली ज़्यादा धुआं निकलेगा। वहीं पर अगर एक उपले को जलाया जाए, गोबर के कंडे को, तो और भी ज़्यादा धुआं निकलेगा। तो समझ में क्या आया कि जो सीएनजी है वो फ्यूल कम निकाल रही है, इसीलिए कम पॉल्यूटिंग है और ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि कहने का मतलब साफ़ सुथरा फ्यूल है, जलने पर ज़्यादा धुआं नहीं देता है ना, इसीलिए उसे क्लीन फ्यूल माना गया, इसीलिए उसे लेस पॉल्यूटिंग बोला जाता है। कंपैरेटिवली लकड़ी को जलाया जाएगा तो वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, इसी प्रकार से अगर उपले के कंडे को जलाया जाएगा तो वो और ज़्यादा पॉल्यूटिंग हैगा। तो इसीलिए जो हमारा ये सीएनजी इसे क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ना के बराबर पॉल्यूशन करता है, देयरफॉर इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इसीलिए इसे साफ सुथरा माना जाता है। जब लकड़ी को जलाएंगे या कंडे को जलाया जाएगा या जो भी हम कोई सा भी फ्यूल ले लें सीएनजी के अलावा, अगर उसको जलाया जाएगा ना तो कुछ ना कुछ धुआं और कुछ ना कुछ राख वगैरह बच जाएगी जो गंदगी फैलाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसको जब जलाया जाता है तो उसके बाद ये बिल्कुल क्लीन होता है, तो लिखा है इट इज़ क्लीनर फ्यूल, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जलाइए कोई राख नहीं बचेगी, कोई धुआं नहीं आएगा। दो एडवांटेज हो गए इसको इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल मानने के। तीसरा क्या है, नेटवर्क पाइपलाइन बनाई जाती हैं, नेटवर्क पाइपलाइंस बनाई जाती हैं, यानी पाइपलाइन के नेटवर्क बनाए जाते हैं, यानी कि ताकि इजीली अलग अलग डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग अलग घरों में सप्लाई के लिए, जैसे मीटर लगे हुए हैं बिजली के, पानी के कनेक्शन लगे, ऐसे इनके भी कनेक्शन लगाए जा सकें, ताकि जो सिलेंडर वाले बार बार लेके आते हैं सारी कहानी को ख़त्म किया जा सके। तो कह रहा है नेटवर्क पाइपलाइन फाउंड इन बड़ोदरा, सबसे पहली नेटवर्क लाइन जो है नेचुरल गैस की यानी सीएनजी की सबसे पहली पाइपलाइन जो इंडिया में बिछाई गई वो बड़ोदरा नाम की जगह है गुजरात में। गुजरात में एक बड़ोदरा नाम की जगह है जहाँ पर सबसे पहले नेचुरल पाइपलाइन को बिछाया गया। फिर कहता है इसके अलावा सम पार्ट ऑफ दिल्ली, पूरी दिल्ली में नहीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों में जहाँ अभी ये पॉसिबल है, जहाँ क्राउड कम है, जहाँ भीड़ भाड़ कम है, रोड की क्रॉसिंग्स अच्छी हैं, वहाँ पर अभी इनको इम्प्लीमेंट किया गया है, लगाया गया है। एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया में भी और अभी कुछ मुझ थोड़ी बहुत कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ इनको लगाया गया है, लेकिन ये ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर अभी नहीं फैलाई गई है। तो इस तरीके से बात पूरी होती है कि नेचुरल गैस क्या है, किस तरीके से उसको अच्छा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल माना जाता है, क्यों माना जाता है, उसके कारण भी देख लिए। हमसे अगले टॉपिक में इसी से रिलेटेड है, कह रहा है सब नेचुरल रिसोर्सेज। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार की हैं, एग्जॉस्टेबल है और इनएग्जॉस्टेबल है। तो कह रहा है सब नेचुरल रिसोर्स, किसी का नाम नहीं लिया कि ये कौन से वाले की बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा कि ये एग्जॉस्टेबल की बात कर रहा है कि अनएग्जॉस्टेबल की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इनके साथ में एक शब्द लगा दिया लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, अब मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये एग्जॉस्टेबल यानी जो ख़त्म हो जाएंगे उनकी बात कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट में है। तो अगर वो रिसोर्सेज एक फिक्स अमाउंट में है तो कभी ना कभी टाइम तो आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगी। इसको बिल्कुल ऐसा समझा जाए जैसे बिस्कुट का एक पैकेट को फाड़ा जाए, जब फाड़ा गया वो फुल भरा हुआ था, उसमें 10, 12, 15 जितने भी होते हैं उतने पूरे बिस्कुट भरे हुए थे।
लेकिन अगर एक एक करके उसमें से निकालते जाएं तो कुछ देर के बाद 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा के बाद उसके अंदर वो सारे बिस्कुट खा के ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही लिमिटेड है, यानी रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है यानी ख़त्म हो जाएगी यानी एग्जॉस्टेबल है, जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो ख़त्म हो जाएगी। यानी मुझे इसको हेडिंग को पढ़ के एक बात समझ में आई कि मैं उन रिसोर्सेज की बात करने वाला हूँ जो मेरे पास लिमिटेड अमाउंट में है और नेचुरल तरीके से है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म भी हो जाएगी। मुझसे कहता है इसकी, जैसे कि कोयले की बात कर लीजिए, कोयले का स्टोर हमारे पास इतना है कि आगे 100 साल तक हम कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसके बाद कोयला हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, क्या इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार से पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम भी हमारे पास 30 या 40 साल के स्टॉक का ही बचा है, 30-40 साल का पेट्रोल हमारे पास खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी कंट्रियां अगर बेचेंगी तो खरीद पाएंगे, तो साइकिल पर चला जाएगा, एटसेट्रा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स हैं और लिमिटेड भी हैंगे। फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में इतना ही दे रखा है। तो इसकी बात यहाँ पूरी हो जाती है। इसने हमें बताया कि हमारे पास कौन कौन से भाई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टेबल है यानी कि लिमिटेड है, ये जान लिया। फिर यहाँ पर एक नए टॉपिक की बात कर रहा है जो कि इससे रिलेटेड है, जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब क्यों पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ करके कितना हमारी समझ में आया या कितना दिमाग में घुसा, इस चीज़ का आंकलन कौन करता है। इस चीज़ के लिए सरकार ने एक बोर्ड बना रखा है, CBSE बोर्ड के, तुम्हारा पेपर लेगा, उनको पढ़ाने के लिए टीचर उपलब्ध कराएगा, स्कूल बनवाएगा और पढ़ाई का मतलब पूरा बंदोबस्त करेगा, और उसके बाद CBSE बोर्ड तुम्हारा पेपर लेगा और दिमाग का आंकलन करेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितनी बुद्धि भरी हुई है या कितनी बुद्धि नहीं है, पेपर के थ्रू सारी चीज़ों को जांचने का काम करेगा। तो मुझे समझ में आया कि भाई यानी कि वहाँ पर एक बोर्ड है जो मेरे दिमाग की क्षमता को नाप रहा है कि मुझे पढ़ करके कितना समझ में आया, मेरी बुद्धि में कितना बैठा है। इसी प्रकार से पेट्रोल के ऊपर भी, क्योंकि पेट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है तो यार जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब जल्दी का मतलब आगे साले वालों में कुछ सालों में ही 100-50 सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये ख़त्म होने वाली रिसोर्स है तो भाई इसके बारे में फिर चिंता करने की बात है, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है, तो भी थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पेट्रोल है तो गाड़ी में डालने के लिए ही है, तो इस्तेमाल करने के लिए चाहे आज इस्तेमाल करो चाहे आज 200 साल के बाद इस्तेमाल करो, है तो इस्तेमाल के लिए ही। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि इस्तेमाल के लिए धड़ाधड़ इस्तेमाल कर जाओ, ख़त्म हो जाए एकदम से। तो इसके लिए भी एक बोर्ड बनाया गया कि भाई पेट्रोल को किस तरीके से यूज़ किया जा सके ताकि इसके लाइफ स्पान यानी जीवन काल को बढ़ाया जा सके। यानी जैसे रफली 40 साल तक मान लीजिए यूज़ हो पा रहा है, मैंने बोला ना 40 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, तो किस तरीके से इसका यूज़ किया जाए कि भाई इसका लाइफ स्पान 40 साल से बढ़ के 50 साल 60 साल ऐसा हो जाए। बिल्कुल, तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया कि भाई ये बोर्ड है जो इसकी देखरेख करेगा और इसमें क्या करना है, कैसे सुधार करना है, कैसे यूज़ करना है, इन सब बातों को बताएगा। तो फिर उसके लिए हमने एक बोर्ड का गठन किया, जिस बोर्ड का नाम है, जैसे हमारा बोर्ड है CBSE, ऐसे इस बोर्ड का नाम है PCRA नाम का ये बोर्ड है। इस बोर्ड की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है पेट्रोलियम, P फॉर पेट्रोलियम, C फॉर कंजर्वेशन। समझिए क्या कह रहा है, पेट्रोलियम की बात हो रही है, पेट्रोल की बात हो रही है, वेरी गुड। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बचाना। कंजर्वेशन यानी किसी भी चीज़ को बचाना, यानी पेट्रोल को बचाने वाला, और साथ ही साथ रिसर्च, R फॉर रिसर्च यानी किसी भी चीज़ को ढूंढने वाला। समझिए, किसी भी चीज़ को ढूंढने वाला। जैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें क्या है, हमारे पास पोलियो का मेडिसिन हैगा, हमारे पास मलेरिया का मेडिसिन हैगा और तरह तरह की बीमारियों का मेडिसिन हैगा, लेकिन जो कोरोना ये चल रहा है इसका मेडिसिन हमारे पास अभी नहीं है, अवेलेबल है, फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, उस मेडिसिन को बनाने के लिए, ढूंढने के लिए रिसर्च चल रही है, यानी खोजने में लगे हुए। तो ऐसे ही रिसर्च, तो समझ में आया, पेट्रोलियम को बचाने वाली कंजर्वेशन और रिसर्च ढूंढने वाली, यानी पेट्रोल को बचाने के लिए और पेट्रोल को ढूंढने के लिए। भाई ऐसा हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास पेट्रोल, ग्रेड 3 की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास पेट्रोल कुछ जगह पर अवेलेबल, से मुंबई हाई के बारे में हमने पढ़ा था, और जो हमारी रिवर्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके बेसिन्स के पास अवेलेबल होता है ना। तो क्या सिर्फ उतने ही जोन में पेट्रोल अवेलेबल है? नहीं,
और भी पेट्रोल बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है हमारे यहाँ, लेकिन हम उसे अभी ढूंढ नहीं पाए कहाँ अवेलेबल है, उसे डिस्कवर नहीं कर पाए, इसलिए वो छुपा हुआ है, हमें पता नहीं है। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा बोर्ड जो पेट्रोल को कंजर्व करेगा, बचाएगा और साथ ही साथ में उसकी रिसर्च करेगा, उसको ढूंढने का भी काम करेगा। ये एसोसिएशन है, ये एक ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बोर्ड बना दिया गया तो बस इसमें 5 7 10 लोग ही होंगे, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। एसोसिएशन का मतलब बहुत सारे लोगों का समूह होता है। अब बहुत सारे लोग का मतलब ये नहीं गली से 15 लोग यहाँ से उठा लिए, गली से 15 लोग वहाँ से उठा लिए और बना दिया गया बोर्ड, नहीं। क्योंकि एक सीरियस मैटर है और कंसर्न का टॉपिक, यानी चिंता का विषय। 40 साल बाद ये खत्म हो जाएंगे हमारे पास से जो अवेलेबल रिसोर्स है, तो इनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए इनको एसोसिएशन बनाया गया है, एक बोर्ड बनाएगा जहाँ पे अच्छे खासे इस चीज़ की नॉलेज रखने वाले साइंटिस्टों को और जो भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनकी सामान की ज़रूरतें हैं, उन सब चीज़ों को देने वाले और उनकी बताई गई पॉलिसी को लागू करने वाले लोगों को मिला करके एक समूह बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप को बोला जाता है एसोसिएशन। तो यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप। तो मुझे इस पूरे टॉपिक की डेफिनेशन को पढ़ के समझ में आया कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो पेट्रोल को बचाने और ढूंढने का काम करेंगे, ऐसे बोर्ड को पीसीआरए नाम का बोर्ड बोला जाता है। फिर इस बोर्ड का काम क्या है? देखिए नीचे लिखा है, दिस बोर्ड एडवाइज्ड। एडवाइज्ड यानी सलाह देना, सलाहकार होना किसी को। दिस बोर्ड एडवाइस, ये बोर्ड सलाह देता है। किनको सलाह देता है? पीपल्स को, लोगों को। क्या सलाह देता है? हाउ टू सेव द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, भाई मुझे पता है कि यार ये लिमिटेड आगे 100 सालों में 50 सालों में ख़त्म हो जाएगा, तो लिमिटेड ही हुआ ना। मुझे पता है कि भाई मेरे पास लिमिटेड है, तो ये बोर्ड जो है, इसके जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, वो लोगों को सलाह देते हैं किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को बचाया जाए। अब वो सलाह क्या क्या बताते हैं भाई, क्या सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए इसे सेव करने के लिए? तो कुछ सलाह यहाँ पर उन्होंने हमें लिख के बताई है, 2-3 सलाहें। पहली बात कहता है ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। अगर आप कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को ड्राइव कीजिए कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स स्पीड पर। मान लीजिए आप 50 पर चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 50 पर ही चलती रहे। और मॉडरेट, मॉडरेट यानी कि हवाई जहाज बना दो 120, 140, 160, 200 पहुँचा दो। मॉडरेट यानी 70-80 की रेंज में, 100 तक की रेंज में आराम से रहिए और कोशिश कीजिए कि कांस्टेंट रेट से चलाते रहिए। तो उसमें क्या होता है, फ्यूल का कंजप्शन कम हो जाता है। अब कहेंगे कि एक गाड़ी में कितना कम हो जाएगा? 2 गुण, 4 गुण, 20 गुण, 50 गुण, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से एक दिन में एक गाड़ी से 50 गुण बच गया। अब देखिए पूरे भारत में कितना गाड़ी चलता है, करोड़ों की संख्या में। उस 50 गुण को करोड़ों से मल्टीप्लाई करो, पता नहीं कितने हज़ार लीटर पेट्रोल बच गया डेली का। तो लाइफ स्पान बढ़ जाएगा ना। तो ये सलाह दे रहा है ये बोर्ड, एज फार एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा इसको करिए। सेकेंड सलाह क्या देता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि इससे ना हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन का भी वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी वर्क कर रहे हैं। तो हमसे कहता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो यार, यानी कि इसे बिजली बनाने के लिए इसे खर्च कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अगर बिजली बचाई जाए तो सीधी सी बात है, बनाने की जरूरत कम पड़ेगी, यानी इसका खर्चा कम होगा, यानी ये बच जाएगा, यानी लंबे समय तक चल जाएगा। तो वही कह रहा है कि स्विच ऑफ कर दीजिए इंजन को, स्विच ऑफ कर दीजिए इंजन को। कब इंजन कर दो? एट ट्रैफिक लाइट। अगर लाल बत्ती हो रखी है और खड़े हैं तो लाइट गाड़ी को बंद कर दीजिए, कुछ तो बचेगा। फिर से वही बात, मान लीजिए इस तरह 10 जगह रुके, एक बूंद एक जगह पे बचा। देखिए गाड़ी पे 10 जगह पे 10 बूंद बच गया। लगा लीजिए पूरे इंडिया में कितना गाड़ी है, 1000 लीटर फिर से बच गया। एंड एट अ प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट, और या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ खड़े होकर गाड़ी पर लदे हुए बात कर रहे हैं तो वहाँ भी उसको ऑफ कर दीजिए, ताकि जहाँ वेट करने की जरूरत है वहाँ भी अगर आप इंतजार करके कर रहे हैं तो उसको बंद करके बचाया जा सकता है। थर्ड बोलता है इंश्योर, इस चीज़ की गारंटी पक्की करिए, करेक्ट टायर प्रेशर, कि टायर का प्रेशर ठीक है या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि टायर का प्रेशर जितना अच्छा होता है, जितना उसकी रेंज चाहिए उसको उतना रहता है, तो टायर के प्रेशर अगर ठीक रहता है तो पहिए जो है अपनी जो फिक्स स्पीड होती है, जो उनकी नेचुरल स्पीड बनाई गई है व्हीकल के अकॉर्डिंग, वो उस स्पीड पे चलते हैं। तो जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर चलेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा, यानी पेट्रोल की पूरी एफिशिएंसी आएगी। जितना पेट्रोल उस गाड़ी के लिए वो गाड़ी जितने पेट्रोल में जितना डिस्टेंस कवर करती है उतना डिस्टेंस पूरा कवर अप होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाड़ी से जब
अपनी एफिशिएंसी से पूरी चलेगी तो पेट्रोल की बचत होनी शुरू हो जाएगी। चौथा और लास्ट क्या था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। एंश्योर यानी कि पक्का कीजिए, चेक कीजिए सही से हो रहा है नहीं हो रहा है क्या, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, व्हीकल का मेंटेनेंस ठीक तरीके से रेगुलर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि अगर व्हीकल का मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं होगा तो उसके पार्ट जो है वो लूज हो जाएंगे। अब पार्ट लूज जाएंगे तो पार्ट्स की वर्किंग खराब हो जाएगी, ठीक से नहीं होगी, यानी जो पार्ट्स हैं वो अपनी वर्किंग करने के लिए ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं रखा गया। तो मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे पार्ट्स नॉर्मल रहें, अपनी पूरी एफिशिएंसी से करें ताकि पेट्रोल का कंजप्शन भी कम हो जाए। तो PCRA हमें ये कुछ मेजर्स बताता है जिन्हें समझ करके पेट्रोल के कंजप्शन को कम किया जा सकता है। जिस रेट से हम आज यूज़ कर रहे हैं इसी रेट से यूज़ करते हुए कम किया जा सकता है और उसका लाइफ स्पान को 10 साल 20 साल बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात यहाँ नेचुरल गैस की पूरी तरीके से ख़त्म होती है, हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है बुक के अंदर ही टॉपिक में, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बात बताई जाए कि कैन यानी कि ऐसा हो, कैन यानी हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोयला पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, कोयला पेट्रोल और नेचुरल गैस जो तुमने चैप्टर में पढ़ाया, कैन बी प्रिपेयर्ड यानी बनाना इन द लेबोरेटरी यानी साइंस लैब के अंदर, विज्ञान प्रयोगशाला में, साइंस की लैब में, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा कि भाई ये फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल यानी कोयला पेट्रोल नेचुरल गैस सारी गैसें सारी चीज़ें डेड बॉडीज से बनी है। बहुत बढ़िया बात है। तो वो कह रहा है कि क्या डेड ऑर्गेनिज्म लेके कि यदि आपको डेड बॉडीज दे दी जाएं और आपको बोला जाए कि लेबोरेटरी में इन तीनों चीज़ों को बना दो, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है। अब ज़रा खुद ही इस बात को सोचा जाए कि भाई हमने पढ़ा कि जब इनकी स्टार्टिंग की कोयले वगैरह की पेट्रोल की, तो इन सबको बनने में 300 करोड़ साल का समय लगा है, 300 करोड़ साल का समय लगा है, 300 मिलियन ईयर्स का टाइम लगा है। और फिर लगातार हमने पढ़ा कि वहाँ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की ज़रूरत थी। अब इसे बनने में इतना लंबा समय लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बहुत धीमे धीमे होने वाला प्रोसेस है। क्योंकि जल्दी से होता तो 3 4 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 1000 साल में बन जाता, 300 करोड़ साल लगे हैं, यानी ये एक बहुत धीमे धीमे होने वाला प्रोसेस है। और फिर इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए और इतना लंबा टाइम चाहिए। तो ये लेबोरेटरी में बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ना तो हम इतना लंबा टाइम दे पाएंगे और उतने लंबे टाइम तक ना हम उतना टेम्परेचर और प्रेशर सस्टेन रख पाएंगे। तो आंसर लिखता है नो, नहीं जी, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, यानी कि आप कोयले की बात कर रहे हैं तो कोयले का, पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल का, और नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं तो नेचुरल गैस का जो फॉर्मेशन है, जो बनने की प्रक्रिया है, इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीमा प्रोसेस, यानी करोड़ों साल का समय लगता है। साथ ही साथ कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन, और इनको बनाने के लिए जिन कंडीशंस की ज़रूरत है, कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, उन कंडीशंस को, उतने टेम्परेचर को, उतने प्रेशर को आप लैब में प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना, जो कंडीशंस इनके फॉर्मेशन के लिए चाहिए उन्हें हम लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ध्यान देने के लिए रखने की ज़रूरत ये है कि इनको संभाल के ही यूज़ किया जाए, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ लिमिटेड, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैंगी। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पूरा ख़त्म हो जाता है। जितनी थ्योरी इसमें बताई गई है उन सारी की सारी थ्योरी को याद कर लें, इस तरीके से पूरा हो जाता है। इसको पढ़ लें, समझ लें, और चारों डेज को, जब चारों डेज हम देख चुके हों तो उसके बाद डे 1 2 3 4 लगातार एक साथ एक दिन में बैक टू बैक देखें ताकि पूरा का पूरा एक साथ रिवाइज हो जाए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आज के डे में इसको इतना ही रखा जाएगा। नेक्स्ट में हम कोई नया चैप्टर चालू करेंगे।